स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं अ स्पेशल प्रोग्राम विच इज़ रिलेटेड टू टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इन एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया। जी हाँ, देखिए, टर्म्स और टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं यूपीएससी में। पर्टिकुलरली एक ट्रेंड सा बन चुका है जहां पर एंशिएंट इंडिया से और मिडीवल इंडिया से टर्म्स पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली इन प्रीलिम्स, और उसकी एक्सप्लेनेशन या उसका मतलब चार ऑप्शंस में दिया जाता है। नाउ दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, बट क्योंकि एंशिएंट इंडिया और मिडीवल इंडिया दोनों काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही बड़े लंबे चौड़े सिलेबस हुआ करते हैं, इसीलिए इट इज़ मोर एसेंशियल एंड मोर इजी टू डू अ कॉम्प्रीहेंसिव वोकेबुलरी सर्च ऑफ दीज टर्म्स। तो इन सारे टर्म्स को हमने आपके सामने सीरीज़ में लाने का फैसला किया है एंड वी विल गो अल्फ़ाबेटिकली। सो व्हेन वी गो अल्फ़ाबेटिकली, मैं ना ही सिर्फ टर्म्स के बारे में बल्कि वो टर्म्स कौन से चैप्टर्स से या किस डायनेस्टी से उठाए गए हैं ये भी बताऊंगा, और साथ ही साथ उन टर्म्स में से कौन से टर्म्स पहले क्वेश्चंस में आ चुके हैं या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो वी विल गो साइमल्टेनियसली, एक सीरीज के रूप में लेक्चर्स चलेंगे सो दैट टू प्रिपेयर यू फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन विद द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। नाउ विद इन द अल्फ़ाबेट ए, हम ए से शुरू कर रहे हैं, सो A to Z वी विल गो अबाउट। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली दो बुक्स का हेल्प लिया है and I am very much happy to also share you the information. Which are those two books? Those books are Upinder Singh's Ancient India and Rumila Thapar's Early India. ये दोनों किताब अपने अपने सब्जेक्ट्स में या टॉपिक्स में बहुत सारे टर्म्स को एनालाइज करते हैं, बताते हैं, उसी टर्म्स को हम लेकर आ रहे हैं एंड वी विल डिस्कस द सेम विथ यू। नाउ अगर आपने ये बुक पढ़ी है सो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है सो दैट देन ऑल्सो द एम ऑफ दिस सीरीज इज़ टू प्रिपेयर यू फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, ताकि आपके कम से कम टर्म्स और टर्म्स के साथ साथ कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस पूरे हो जाए। नाउ लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द फर्स्ट टर्म्स ए, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि इसके साथ साथ कि कुछ बैकग्राउंड भी मैं आपको दूँ ज़रूर। नाउ द फर्स्ट टर्म इज़ अग्रहार और अग्रहारा एज यू वुड लाइक टू स्पेल इट। अग्रहार बेसिकली लैंड ग्रांट्स, जब से लैंड ग्रांट्स देने की पद्धति शुरू होती है एंशिएंट इंडिया में, तब से ये अग्रहार, द वर्ड अग्र और आहार से जुड़ा हुआ ये वर्ड हमारे सामने आता है। नाउ पर्टिकुलरली इट इज़ अ लैंड और अ पार्ट ऑफ विलेज विच इज़ गिफ्टेड बाय किंग। बट अग्रहार्स के या लैंड गिफ्ट्स के बहुत सारे ट्रेंड्स देखे गए थे एंशिएंट इंडिया में। पर्टिकुलरली ट्रेंड देना या लेना, गिफ्ट्स को, ग्रांट्स को देना। आपको ये क्वेश्चन भी सोचना चाहिए या अपने आप से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि एक्चुअली ये स्टार्ट कब से होता है। कोई भी टर्म, आप टर्म का मतलब देख के आगे मत बढ़ जाइए, बट सी द टर्म इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। सो अगर हम अग्रहार एज अ टर्म को देखें, द फर्स्ट लैंड ग्रांट्स, पर्टिकुलरली ब्रह्मदेया अग्रहार जो ब्राह्मणों को दिया जा रहा था सबसे पहले की स्थिति में या सबसे पहले की शुरुआती दरों में, वो ब्रह्मदेया अग्रहार हुआ करते थे। ब्रह्मदेया का मतलब, एज द टर्म इंडिकेट्स, दैट इट वाज गिवन टू ब्राह्मणास। कभी कभार कुछ हिस्टोरियंस अग्र को भी ब्रह्म के नाम से ही समझते हैं। सो अग्र का मतलब आगे रहने वाले, अग्रणी, दैट मीन्स हु इज फर्स्ट इन द हायरार्की ऑफ वर्णास, और उनके आहार। सो अग्र, आहार, अग्रहार। बट अग्रहारास वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज लैंड ग्रांट्स। ये सबसे पहले दिया जा रहा था। येस, यू कैन गेस, यू कैन हज़ार्ड अ गेस, बट ये चीज़ भी आपको अपने आप से पूछनी चाहिए और शायद अपने लेक्चर्स में पूछनी चाहिए। इट वॉज स्टार्टिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ सातवाहन्स। सो पैठान, प्रतिष्ठान, जहाँ पर जिनकी राजधानी हुआ करती थी, सातवाहन्स वर पर्टिकुलरली द पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज। साउथ में जो सबसे बड़ी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी हुई, सातवाहन्स, जिनके रूलर्स अपने आप को ब्राह्मण रूलर्स भी कहा करते थे। सो यू हैड ग्रेट रूलर्स लाइक गौतमी पुत्र सतकर्णी एक्सेट्रा, वशिष्ठी पुत्र पुलमई, ये इनके नाम हुआ करते थे। एंड दे यूज्ड टू गिव सच लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स देने का कालखंड या देने की प्रक्रिया इन्हीं के डायनेस्टी से शुरू होती है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द कमिंग अप ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडियन इकोनॉमी। सो एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद जो शुरू होता है, जो बाद में गुप्ता पीरियड में काफ़ी प्रखर रूप से, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से बढ़ जाता है,
that Agrahar system or the land grant system actually starts with Satvahan and later on picks pace with Guptas, और फिर पोस्ट गुप्ता में तो आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे फ्यूडलिज्म से रिलेटेड टर्म्स आते रहे हैं। इसी एक टर्म से I am also getting one of the topics that was, or one of the terms which was asked in UPSC, and that was Vishti, V-I-S-H-T-I. See, that is why connections and correlations is very important. So the term Vishti was asked in UPSC prelims, और Vishti भी feudalism से ही related एक term है जो फोर्स्ड लेबर को करार देता है, या जो फोर्स्ड लेबर जिससे हम समझते हैं कि दिस वाज नथिंग बट अ फोर्स्ड लेबर। विष्ठी पर्टिकुलरली लेबरर्स को कहा जाता था जिनको तनख्वाह नहीं मिलती थी या जिनको फील्ड्स में काम कराया जाता था और उसके बदले उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे। अगेन द टर्म विष्ठी यू विल स्टार्ट नोटिसिंग फ्रॉम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच द टर्म्स। सेकेंड टर्म जो आप देख रहे हैं, अजीवक्स। नाउ अजीवक बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा that Ajivaks were one of the heterodox sects that emerged in 6th century BC India. So India में जब heterodox sects आ रहे थे, यानी कि ब्राह्मणिज्म को चैलेंज करने वाले बहुत सारे धर्म आ रहे थे, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बट जैनिज्म बुद्धिज्म के साथ भी एक्चुअली आर्य शर्मा जो अपनी एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं, इवन उपेंद्र सिंह एंड रोमिला थापर राइट्स कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक्चुअली देयर वर 62 डिफरेंट हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो भारत में 6th सेंचुरी बीसी में आ रहे थे। उनमें से बुद्धिज्म जैनिज्म के अलावा एक और सेक्ट था जो आप पढ़ते हैं, एंड द नेम इज अजीवक्स। और अजीवक मिखाल गोसाली इनके अग्रणी थे या इनके प्रणेता थे या इनके लीडर्स हुआ करते थे, और ये नियति में बिलीव करते थे, दैट इज प्री डिस्टाइंड फ्यूचर, डेस्टिन्ड फ्यूचर। दैट मीन्स वो ये समझते थे कि हमारी नियति लिखी जा चुकी है और जो जैसा होना है वैसा ही होगा। सो समथिंग बिलीविंग ऑन डिटर्मिनिज्म, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। और पर्टिकुलरली अजीवक्स इसीलिए भी आप पढ़ते हैं, यू ऑल्सो रीड अजीवक्स बिकॉज अशोका ने और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने अजीवक्स को बाराबर केव्स दान में दिए थे। केव्स, चिजल्ड केव्स को कट करवा के ग्रेनाइटिक केव्स थे जो गया में मौजूद हैं। बाराबर केव, लोमऋषि केव, ये सारे केव्स अजीवक सेक्ट्स को दान में दिए गए हैं। यू आर ऑल्सो सीइंग ऑन योर स्क्रीन्स वन ऑफ द बाराबर केव्स जो ग्रेनाइटिक रॉक्स के बने हुए थे, और उन्हें सिंपली बस अंदर से चिजल आउट करके ताकि वहाँ पर लोग रह सके। देयर वाज नो आर्टिस्टिक फॉर्म इनटू दैट केव्स। बस एंट्री डोरवेज जो है वो आपको मौर्यन आर्किटेक्चर या कैरेक्टरिस्टिक बताएगी, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा केव में नहीं हुआ करता था। बट दैट वाज व्हाट अजीवक्स वर नोन फॉर, इसलिए आप अजीवक्स को पढ़ते भी हैं। सो द अदर टर्म दैट वी डिस्कस्ड वाज अजीवक्स। नाउ कम टू द थर्ड टर्म, दैट इज अक्कम। नाउ व्हाट इज अक्कम? इट इज नथिंग बट संगम लव पोएम्स। सो आपको पूछना चाहिए सर संगम लिटरेचर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और आप हिस्ट्री में संगम लिटरेचर कब पढ़ते हैं? पर्टिकुलरली अगर आप संगम टेक्स्ट्स को पढ़ें जो साउथ इंडिया के पांड्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है, और साउथ इंडिया के पांड्यन डायनेस्टी के संगम लिटरेचर्स में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कहा गया है कि 8800 साल पहले संगम लिटरेचर्स लिखने शुरू हुए और बहुत सारे सेशंस हुए और 8000 9000 कवि कवित्री आए और उन्होंने सेशंस लिखे संगम के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो कहानी है, बट हिस्टोरियंस एस्क्राइब द संगम लिटरेचर फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 300 BC टू 300 AD के टाइम पीरियड में संगम लिटरेचर बन रहा है। साउथ ऑफ इंडिया में मदुरई में इसके बहुत सारे लिटरेचर्स हमें मिलते हैं, और अक्कम इज़ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ संगम लिटरेचर। सो संगम लिटरेचर में एक्चुअली 3 टाइप के लिटरेचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वन इज अक्कम, जिसको आप अभी पढ़ रहे हैं, विच इज लव पोएम्स। द अदर इज पुरम, दैट इज वाई आई हैव पुट क्वेश्चन मार्क ऑन पुरम, दैट व्हाट डू यू मीन बाय पुरम्स? पुरम्स आर स्टोरीज ऑफ वॉर्स। तो एक है स्टोरीज और लव स्टोरीज और लव पोएम्स, और दूसरे हैं स्टोरीज ऑफ वॉर। सो अक्कम एंड पुरम, बोथ ऑफ देम वर कैटेगरीज ऑफ संगम लिटरेचर। सो अगेन एज अ स्टूडेंट, एज अ डिलिजेंट स्टूडेंट, आपको यहीं पे नहीं रुकना है। यू शुड ऑल्सो आस्क सर संगम लिटरेचर के और कौन से पार्ट्स हैं।
So for example, you should know Pattu Pattu is 10 or 8 ideal songs, or if I would say Tolkapiyam, which was written by Tolkapiyar, was again an important grammar text, right? Ya Thiruvallur, who writes Thirukkural, or also known as the fifth Veda. या आप एपिक्स भी पढ़ते हैं संगम लिटरेचर में. फॉर एग्जाम्पल सीलापद्दीकरम एंड मनी मेकलाई, बोथ ऑफ देम आर एपिक्स, राइट, रिटन बाय इलानगोवन अदिगल एंड सत्तनार रेस्पेक्टिवली. सो ये सारे संगम लिटरेचर के पार्ट हैं, लेकिन संगम लिटरेचर में ही इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच इज़ अक्कम, दैट इज़ लव स्टोरीज, लव पोएम्स, एंड पुरम, विच इज़ वॉर स्टोरीज. सो दिस इज़ हाउ, इवन इफ यू आर सीइंग वन टर्म, तो इस टर्म के पीछे जो कहानी है उसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वॉट मेक्स यू और योर प्रिपरेशन कंसोलिडेटेड. उसके बाद आइए और देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ अलवर्स. नाउ जो भक्ति लिटरेचर करते हैं, पर्टिकुलरली आप 7th 8th सेंचुरी अर्ली मिडीवल इंडिया की भक्ति लिटरेचर करते हैं, और उसी में आपको वैष्णव भक्ति में ये नाम सुनाई देगा, एंड दैट इज अलवर. नाउ विद इन वैष्णव भक्तिस और द वैष्णव सेंट्स, ये साउथ इंडिया में वैष्णविज्म को या विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति को प्रोपोगेट करते थे. वैष्णविज्म में कृष्ण भक्ति और विष्णु भक्ति होती है, राइट. और पर्टिकुलरली अलवर सेंट्स और नयनार सेंट्स जो शिव के भक्त हुआ करते थे. नाउ नयनार सेंट्स वर मच मोर इन नंबर, 63 जिनकी नंबर्स बोली जाती है, और अलवर सेंट्स नंबर में कम थे. इसीलिए साउथ इंडिया में आपको शिव के टेम्पल्स ज़्यादा दिखाई देंगे बतौर विष्णु के टेम्पल्स. सो विष्णु के टेम्पल्स यू विल नॉट फाइंड पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु, बट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ शिव टेम्पल्स एंड डेडिकेटेड टेम्पल्स इन कर्नाटक, इन तमिलनाडु, इन आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा. विष्णु के टेम्पल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा केरला में मिल सकते हैं, राइट. सो पद्मनाभन स्वामी टेम्पल is dedicated to Lord Vishnu, but most of the temples you will find of Shiv. That is why Alvars become important for us, जो साउथ ऑफ इंडिया में विष्णु को प्रोपोगेट कर रहे थे, वैष्णविज्म को प्रोपोगेट कर रहे थे. अब तो चलिए ये बात हो गई. There were how many Alvar saints? Just 12 in numbers. But one very important part among Alvars was that there was one female saint among Alvars, जो विष्णु भक्ति की कुछ लिटरेचर्स लिख चुकी थी, और इनका जिक्र, इनके नाम का जिक्र काफ़ी बुक्स में किया गया है. सो बी इट उपेंद्र सिंह और आर एस शर्मा और रोमिला थापर, सब लोग द ओनली फीमेल अलवर सेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड अगेन आई हैव यूज्ड द इमेज ऑफ हर ब्रॉन्ज स्कल्पचर इमेज. इनका नाम क्या है? अंदल, राइट. सो यू शुड कीप ऑन looking for things like that. And Andal wrote the text called as Thirupavai. Okay, so this is how you go into full preparation. सिर्फ आपको अलवर और वो वैष्णविज्म से रिलेटेड है ये समझ के नहीं अपने आप को रोकना है. You should go deep into the reasons that why these were asked and why what type of questions can come also from these topics and subtopics or these terms and subterms. Fine. आगे बढ़ते हैं. अनेकांतवाद. Now, अनेकांतवाद is one of the Jain philosophies. आप जैनिज्म और बुद्धिज्म जब कर रहे हैं, राइट, पर्टिकुलरली तो जैनिज्म में आप डॉक्ट्रिन्स को करते हैं कि जैनिज्म के कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं. सो इसी से याद आता है दैट सर, इज देयर अ डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म? क्या बुद्धिज्म की कोई डॉक्ट्रिन है? फॉर एग्जाम्पल मध्यम मार्ग is one doctrine of Buddhism. Madhyamika Karika, in fact, is one of the books also written by a Buddhist monk. Which Buddhist monk? I will ask you to search upon and comment. So, you should find your connectives like that. अगर मैं अनेकांतवाद जैसे ही देखता हूँ, अनेकांत means the doctrine of many possibilities or many realities. सो जैन डॉक्ट्रिन ये कहती है कि रियलिटी का नेचर जो है वो मैनीफोल्ड हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि एक ही परम सत्य हो, सत्य के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, रियलिटी के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं. इसी से जैनिज्म के और भी डॉक्ट्रिन्स हैं क्या?
ये सवाल आप पूछने चाहिए, या आपको अपने आप से या अपने टीचर से या अपनी किताबों से पूछने चाहिए, राइट। सो सिर्फ अनेकांतवाद नहीं है, और भी थियोरीज हैं, एंड आई विल कम शॉर्टली टू दैट व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और लेट मी जस्ट टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। सायदवाद एंड न्यायवाद, सो दीज आर एक्चुअली द टू अदर डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। सो सायदवाद, शायदवाद यानी कि मे बी, द डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी, or doctrine of relativity of knowledge, that there are different probabilities, right, examining different probabilities or infinite aspects of reality. So maybe this can be also be true, that can also be true. Or Nyayavad, that is theory of partial standpoint views, or it signifies the system of describing reality from different points of view. So Nyayavad again one of the theories, Sayadwad the other theories, Anikantwad उसी का एक part है. So I hope that is what you call as सम्यक ज्ञान, है ना। सम्यक ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान, ये भी एक्चुअली जैनिज्म से ही आता है। तो जैसे ही आप एक शब्द देख रहे हैं कि देखिए अनेकांतवाद डिस्कस किया गया है एंड इट इज़ फ्रॉम जैनिज्म, सो मे बी जैनिज्म में और भी थियरीज होंगे, बुद्धिज़्म में और भी थियरीज होंगे। लेट मी सर्च दैट, लेट मी लुक अपॉन दैट। आई नो कि ये मेथड एग्जॉस्टिव है, बट वी अंडरस्टैंड दैट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लेक्चर्स कर चुके हैं, राइट, और वो अब लास्ट स्टेज में हैं, तैयारी के लैब्स में हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीलिम्स ऑफ 2023। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, नॉट टू वरी, आई विल शॉर्टली एड्रेस देम ऑल्सो एंड देयर कंसर्न्स ऑल्सो, बट लेट मी फिनिश दीज टू टर्म्स एंड देन आई विल कम टू इट शॉर्टली। दूसरा टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अंतराल। नाउ अंतराल टेम्पल आर्किटेक्चर का एक स्मॉल पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। सो आप कह रहे हैं कि अंतराल है तो है क्या, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर इमेज आउट हियर। अब अगर अंतराल को आप देखते हैं, नाउ इफ यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर टेम्पल स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये कंडरिया महादेव मंदिर का जो खजुराहो में स्थित है, पर्टिकुलरली नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसमें ये गर्भगृह है, मीन्स दिस इज द सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पर मेन शिखर बनता है। ये टॉप व्यू है टेम्पल का, यानी कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो टेम्पल के स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, और साइड से अगर आप देखेंगे तो टेम्पल के स्ट्रक्चर्स यानी कि ये शिखर हैं, और दूसरे छोटे शिखर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, और ये एंट्री है टेम्पल की, ये गर्भगृह है, और ये स्टेयरकेसेस हैं। नाउ बेसिकली अंतराल का मतलब बस इतना होता है that as you can see the fourth one, that is this part is अंतराल। यानी कि जब आप एज अ डिवोटी अंदर एंटर करते हैं, सो यू एंटर फर्स्ट द द्वार्स, आप द्वार से एंटर लेते हैं, यहाँ पे द्वारपाल्स होते हैं, और द्वारपाल्स के बाद आप एक मंडप में एंट्री करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द मंडप, और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द महामंडप, which is nothing but the place of congregation। यानी कि जो श्रद्धालु या डिवोटीज आते हैं वो पहले कॉन्ग्रीगेट होने का स्थान ढूंढते हैं कि यहाँ पर वो जमा है, और यहाँ पे मेन गर्भगृह है। सो दोनों के बीच का जो एरिया होता है, यानी कि मंडप और गर्भगृह के बीच का जो एरिया है, जो ये भाग है, इसे आप कहते हैं अंतराल। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो अगर मैं कहूं ये गर्भगृह है, ये एंट्री है, यहां पर मंडप है, तो ये मंडप और गर्भगृह के बीच का जो एरिया है, इसे आप कहेंगे अंतराल। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ दैट इज द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नगर स्टाइल। सो नगर स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज द राम जन्मभूमि टेम्पल इज बीन मेड, और राम जन्मभूमि टेम्पल भी नगर स्टाइल से ही बन रहा है। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ नगर स्टाइल टेम्पल, particularly of this time period, so that becomes important for you for your UPSC also, right? So please be prepared for a question like this, okay? Fine. आगे बढ़ते हैं।
एंड एज आई टोल्ड यू, फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट विद अस, जो कुछ लेक्चर्स और टॉपिक्स हमारे साथ नहीं कर चुके हैं, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ SIP, देर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन बैच जिनके रेगुलर लेक्चर्स होते रहते हैं, एंड फॉर देम दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल सीरीज. बट मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, स्पेशली फॉर यू गाइज. हम जानते हैं कि देखिए होली का पावन अवसर है, और इसी के साथ साथ होली पे ज़्यादा ध्यान कम दीजिएगा, प्रिपरेशन पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा. बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रिपरेशन आपके हाथों से दूर है या आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. ज़रूर आप करेंगे, स्पेशली द स्कीम्स फॉर 2025 फाउंडेशनल बैचेस, 2024 फाउंडेशन बैचेस ऑल्सो. बोथ ऑफ दीज schemes are going on, both of these classes are going to start very soon. Now जब मैं ये कह रहा हूँ, पर्टिकुलरली हम जानते हैं कि होली के मौके पर डिस्काउंट बनता ही है, बट डिस्काउंट से ज़्यादा हम अपने क्वालिटी में बिलीव करते हैं. सो स्टडी IQ हैज़ अ मोटो विच इज़ अफोर्डेबिलिटी विथ क्वालिटी, राइट. सो हम जानते हैं आपके लिए अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप देश के किसी भी कोने में हों, आपके और आपके सपने के बीच में जो अफोर्डेबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट है वो ना आ पाए. सो एक तो चीज़ जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी, दैट इज़ विथ अफोर्डेबिलिटी. सो यू कैन यूज़ द कोड ASHLIVE. यूज़ द कोड, आप जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे यू विल गेट हैवी डिस्काउंट. दैट टू जो अन्य टाइम पीरियड पे चल रहा है वो डिस्काउंट नहीं, होली के लिए स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा. मैं दूसरे बैचेस के लिए भी बात करूंगा, बट दैट आई विल टॉक एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स. बट फॉर नाउ, अगर आपका ड्रीम है टू क्रैक द एग्जाम्स, पर्टिकुलरली द सिविल सर्विसेज एग्जाम, UPSC एग्जाम्स, और आप 2024 और 2025 दोनों के लिए ही कमर कसे हुए हैं, बांध लिया है आपने, सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर एनी मोर टाइम. This offer will be there till the time of Holi, till the day of Holi. So you are waiting for no one else. You are waiting for your destiny to come to you. So आपको मेहनत करना है. हम मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं. Our quality will never be diluted. But your strength, your resolve is what it counts for. So UPSC आपकी strength देखती है, आपका resolve देखती है, आपकी perseverance को देखती है कि आप कितने देर तक लड़ाई में खड़े रह सकते हैं. हम आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं. We have done and we will keep doing what best we can do for you, but you also have to take a step ahead. So take a step ahead, take the code, take admissions and see your dreams come true. पूरे साल भर क्लास चलती हैं. हम सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी तैयार करते हैं. आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, डेडिकेटेड मेंटर्स होते हैं, 1300 आवर्स की लॉन्ग क्लासेस रिकॉर्डेड रूप में भी मिलती हैं. द फैकल्टीज आर देयर विथ यू. हम आपको पर्सनल लेवल पे थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल्स भी गाइड करते रहते हैं. सो आपको देर किस बात की है, राइट. हम कोई भी कमी या कसर अपने तरफ से नहीं छोड़ते हैं. देर आर प्रिंटेड बुक्स आउट देयर. करंट अफेयर्स की क्लासेस डेडिकेटेड चलती हैं, साथ में हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं. तो और कुछ बचता नहीं है. हम आपसे मेहनत एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि एग्ज़ाम तो लगभग आप ही को देना है, राइट. और साथ ही साथ ये सपना भी आपने ही देखा है, राइट. और ये सपने को हकीकत बनाना भी आप ही का काम है. हम जितने देर हो सके आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं. सो द एंड रिजल्ट शुड बी टू सी योर नेम ऑन द टर्म्स लिस्ट, राइट. तो ये लिस्ट पढ़ते पढ़ते वो एक दिन ऐसा भी आना चाहिए जब आपका नाम आप UPSC के फाइनल लिस्ट में देखें. दैट इज़ द एंड ऑफ ऑल प्रिपरेशंस, राइट. सो वेट फॉर नथिंग, यूज़ द कोड ASHLIVE, अप्लाई फॉर इट, एडमिशन्स लीजिए और क्लासेस शुरू कर दीजिए. बात खत्म है. ओके, गोइंग अहेड. अब हम दूसरे टर्म्स के ऊपर बात करते हैं. मैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक्स या दूसरे कोर्सेज आपको करने हैं हमारे साथ. आई विल टेल यू दैट लेटर ऑन. अपब्रह्मशा. नाउ ये वर्ड जो लोग सीरियसली भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं क्लास में ही पूछता हूँ और वो जवाब नहीं दे पाते हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. एक्चुअली अपब्रह्मशा इज़ नथिंग बट वन ऑफ द सब डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज. प्राकृत लैंग्वेज और पाली और प्राकृत दोनों संस्कृत के बाद भारत में वर्नाकुलर लैंग्वेज के रूप में बहुत फैल गई या बहुत पॉपुलर हो गई. पर्टिकुलरली ये फिनोमिना था 6th सेंचुरी BC का. अगेन, ज्यादातर बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स आपको किस में मिलेंगे? पाली में. और ज्यादातर जैन टेक्स्ट्स, जैन जो टेक्स्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे प्राकृत में. ऐसा क्यों?
अगेन दैट इज द रियल कॉनंड्रम, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन संस्कृत को दोनों ही धर्मों ने साइड रखा था, दोनों ही धर्मों ने स्टार्टिंग में नहीं अपनाया था। बाद में आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स भी संस्कृत में लिखे जा रहे हैं और जैन टेक्स्ट भी संस्कृत में लिखे जा रहे हैं, बट नॉट मोर टू डिस्कस अबाउट दैट, वो हम रेगुलर लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब प्राकृत को और डाइल्यूट किया गया, जब प्राकृत का और भी उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, या ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे, और विथ सम इनफॉर्मेलिटीज़ की सब्जेक्ट या भाषा की फॉर्मेलिटी को ज़्यादा अब नहीं अपनाते हुए, या लैंग्वेजेस के ग्रामर्स को ज़्यादा अपनाते नहीं हुए, जब इजीली बोले जाने लगी, यानी कि थोड़ा अप्रभंश हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अप्रभंश, उसी से निकला है अप्रभ्रंशा, राइट। सो अप्रभ्रंशा इज नथिंग बट वन ऑफ द सब डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत, जो प्राकृत भाषा को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के फिर बाद में पेश किया गया। इसी से एक और सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर सीइंग मी फ्रॉम महाराष्ट्र, आपको सोचना चाहिए कि आपकी मराठी लैंग्वेज कहाँ से आती है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर आउट देयर। अगेन जब आप उपिंदर सिंह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा दैट महाराष्ट्रियन लैंग्वेज इज नथिंग बट महाराष्ट्री प्राकृत, जो पहले सातवाहन टाइम पीरियड में बोली जाती थी, राइट। सातवाहन तो वैसे बहुत सारा संस्कृत टर्म्स यूज करते थे, लेकिन अपने आम बोलचाल में महाराष्ट्री प्राकृत बोलते थे। एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अगेन 3rd to 5th सेंचुरी BC। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, और उन्हीं लैंग्वेजेस में ये एक और डायलेक्ट है ऑफ प्राकृत, ठीक है। तो आपको ये सवाल पूछना है कि सर ये कहाँ से आ रही है लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के साथ साथ और समानांतर कौन सी लैंग्वेजेस थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आगे हम बात करते हैं अर्घट्टा की। नाउ व्हाट इज अर्घट्टा? नाउ दिस वाज स्पेशली व्हिच वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनफैक्ट सिर्फ अर्घट्टा नहीं पूछा गया था, अर्घट्टा के साथ घटी यंत्र भी पूछा गया था। सो व्हाट इज अर्घट्टा एंड घटी यंत्र? पर्टिकुलरली आई थिंक इन 2016 प्रीलिम्स इट वाज आस्क्ड। अर्घट्टा is nothing but a Persian wheel, और घटी यंत्र was nothing but a method of irrigation for large fields. So Persian wheel जो particularly कुएं के ऊपर रखा जाता था, और वहाँ से पानी जो है कॉन्स्टेंटली निकाला और डाला जाता था। So that was the Persian wheel which was being used. अर्घट्टा, ये ज़्यादातर वर्ड्स हमें मिलते हैं from 6th-7th century AD. So 6th-7th century AD में हमें ये वर्ड्स पर्टिकुलरली टेक्स्ट लाइक कृषि पराशर। सो कृषि पराशर एक टेक्स्ट बुक है या एक टेक्स्ट है, अर्ली मिडिवल टेक्स्ट है, जिसमें इरिगेशन के टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया गया है, और उसी से एक रिलेटेड टर्म है अर्घट्टा एंड घटी यंत्र। तो अर्घट्टा का मतलब नथिंग बट पर्शियन व्हील, बट it was not coming from Persia, it was an indigenous technology. Our historians have been using this term Persian wheel, so इसलिए समझाने के लिए we are saying this that was अर्घट्टा out there for you. उसके बाद में the word Aramaic. Now what is Aramaic? और Aramaic से एक और word है, and that is, जब के डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं खरोष्ठी। Actually this is a language and a script both. So Aramaic language और script ये ज़्यादातर इंडो ग्रीक रूलर्स के भारत में आने के साथ शुरू होता है ज़्यादा बोलना, और पर्टिकुलरली इंडो ग्रीक रूलर्स कहाँ पे हैं भारत में? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और ये ज़्यादातर 2nd century BC के बाद भारत में पनप रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन Aramaic, कि क्यों हमने Aramaic को एक टर्म में इंक्लूड किया हुआ है? सो अ क्वेश्चन फॉर यू इज, do you know any Indian ruler who has issued edicts in Aramaic? या खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट है, जो इंडो ग्रीक्स की स्क्रिप्ट थी। जी हाँ, अशोका यूज्ड टू डेफिनेटली राइट हिज पिलर एडिक्ट्स एंड सम ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो कांदाहार में जो रॉक एडिक्ट्स अशोका के पाए गए हैं, और तक्षशिला में जो पिलर एडिक्ट्स पाए गए हैं, वहाँ पर अरामाइक स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया है। सो अशोका वॉज ऑल्सो कन्वर्जिंग विथ हिज ग्रीक सब्जेक्ट्स। तो उनके यहाँ पर जो ग्रीक या इंडो ग्रीक सब्जेक्ट्स हुआ करते थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उनसे वो उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते थे, या स्क्रिप्ट्स
पर्टिकुलरली उनकी लैंग्वेजेस में इशू हुआ करती थी। इसी से आपको एक और सवाल पूछना चाहिए, जिस पर क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत सारा, कि अशोका के बाकी के स्क्रिप्ट्स या बाकी के पिलर एडिक्ट्स या रॉक एडिक्ट्स कौन से स्क्रिप्ट में थे? क्या वो संस्कृत में थे? क्या वो पाली में थे? क्या वो प्राकृत में थे? देवर एक्चुअली इन मोस्टली देवर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और लैंग्वेज प्राकृत ज़्यादातर हुआ करती थी। कहीं कहीं जगहों पर पाली भी यूज़ किया गया था। ओके, पर्टिकुलरली जब बुद्धिज़्म के बारे में वो बात करते हैं तो पाली में लिखते हैं, बट ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड इन अशोकन एडिक्ट्स, बट द स्क्रिप्ट वॉज ब्राह्मी। सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। नाउ ब्राह्मी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। फॉर एग्जांपल जेम्स प्रिंसिप actually deciphered Brahmi. So James Prinsep, who was a member of the East India Company, and he was particularly viewing the southern areas, particularly south of India के areas, and this is where he encountered the Ashokan edicts, और फिर उन्होंने decipher करने का काम किया. So James Prinsep was known for deciphering of Ashokan scripts or the Brahmi scripts. आगे हम बात कर रहे हैं अबाउट अरण्यक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अरण्यक्स? देखिए, अरण्यक का लिटरल मतलब होता है जंगल. ठीक है, अरण्यकाज या दंडारण्यकाज, पर्टिकुलरली साउथ ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के जंगलों को महाभारत और रामायण के टाइम पीरियड में दंड अरण्यकाज कहा जाता. आज भी उसे दंडाकरण्याज कहा जाता है, राइट? सो एनीवेज, अरण्यक्स का लिटरल मतलब होता है फॉरेस्ट्स, बट यहां पर अरण्यक इज ऑल्सो मीनिंग एज इट वॉज अ पार्ट ऑफ वेदास. सो वेद के 4 पार्ट हैं. जब आप वेद पढ़ते हैं तो आप 4 भागों में वेद को बांट सकते हैं. सो व्हाट इज दोज पार्ट्स? संहिता, विच इज नथिंग बट श्लोक्स विच इज रिटन. ब्राह्मण, विच इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज श्लोकास. द थर्ड इज अरण्यक्स, वो पार्ट ऑफ वेद जो बाहर लिखे गए हैं. बाहर मतलब सोसाइटी के बाहर, लोगों के बीच में नहीं लिखे गए हैं, सोसाइटी के बाहर लिखे गए हैं. ठीक है, और ऐसे श्लोक्स लिखे गए हैं जिनका सोसाइटी के बाहर ही लिखना ठीक माना गया. सो दैट वाज अरण्यक्स फॉर यू. एंड द फोर्थ पार्ट जो लेटर वेद में ऐड हो रहे थे, जो लेटर वैदिक पीरियड में ऐड हो रहे थे, और आपको पूछना चाहिए सर लेटर वैदिक पीरियड का मतलब क्या? यानी कि फ्रॉम 1500 to 1000 BC, we call it as early Vedic period, or from 1000 to 600 BC, we call it as later Vedic period. So actually later Vedic period में वेद के चौथे पार्ट का आना शुरू होता है. So पहले है ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक्स, and then you have the Upanishads. सो उपनिषद्स जो हैं, जो चौथे पार्ट हैं, वो लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं. हेंस समटाइम्स उपनिषद्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेद अंत. दैट मीन्स द एंड ऑफ द वेदास और द समरी ऑफ द वेदास, पर्टिकुलरली फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास. सो वेदास के फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग्स को आप उपनिषद्स भी कहते हैं. आगे हम बात करते हैं अबाउट वन मोर इंटरेस्टिंग डायलेक्ट, एंड दैट इज अर्ध मगधी. सो मगधी या मगही एक लैंग्वेज आज बहुत पॉपुलर है. बोलते हैं कि ज़्यादातर पटना और भोजपुर के लोग जो हैं मगही बोलते हैं, बट इट वॉज एन ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ प्राकृत. सो प्राकृत का ये भी अपभ्रंश है, विच वॉज एन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट्स आर रिटन इन दिस डायलेक्ट. सो अर्ध मगधी, पर्टिकुलरली जैन टेक्स्ट्स प्राकृत में, मैंने आपको बताया दैट मोस्ट ऑफ द जैन टेक्स्ट्स आर रिटन इन प्राकृत. उसी के अपभ्रंश में आप अर्धमगधी भी पढ़ते हैं, तो अर्धमगधी में भी बहुत सारे जैन टेक्स्ट्स आपको मिलेंगे. एक और वर्ड है जो अगेन जैनिज्म से ही रिलेटेड है, बिकॉज हम ए कर रहे हैं या ए से रिलेटेड वर्ड्स कर रहे हैं, और वो है अरहत्स का. डोंट वरी, डोंट गेट एग्जॉस्टेड, वी आर नियरली कमिंग टू एंड ऑफ आवर लेक्चर्स ऑफ ए रिलेटेड टर्म्स. सो अरहत. नाउ वैसे तो अरहत का लिटरल मतलब ये है सिंपली अ पर्सन हु हैज अटेन्ड एनलाइटनमेंट. ठीक है, कि आपने एनलाइटनमेंट पा लिया, प्राप्त कर लिया. कभी कभार इसको कैवल्य भी जो है कहा जाता है जैनिज्म में, लेकिन उसके अलावा
उसी से रिलेटेड और भी स्टेजेस हैं मॉन्कहुड के जैनिज्म में, जैसे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, स्थविराज हैं, प्रवर्तकाज हैं, और ये सारे टर्म्स इंक्लूडेड हैं. नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डील विथ यू गाइज. सो अरहत तो आपने जान लिया, दैट वन हु हैज अटेन्ड एनलाइटनमेंट, बट आचार्यस आर नथिंग बट टीचर्स और द एल्डर टीचर्स. Upadhyay are also teachers, but they are assistant teachers. Sthaviras are the person who guide on self-discipline. So they are kind of motivators. आप इनको motivators कह सकते हैं, जो self-discipline सिखाते हैं. प्रवर्तकाज are nothing but preachers, जो preach करते हैं. And finally, ज्ञानीज, those who lead a small group of monks. So ये सारे टर्म्स अगेन जैनिज्म से रिलेटेड है. तो सिर्फ अरहत समझ कर आपको नहीं आना है या नहीं खत्म कर लेना है अपनी कहानी. अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट टर्म्स, दे आर ऑफ्टन आस्क्ड इन प्रीलिम्स. बुद्धिज्म और जैनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल लगभग आते ही आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन प्रीलिम्स. नाउ इसी से रिलेटेड आई हैव मेड सम लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो जैनिज्म से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल केवलिंस या अरिहंत. देखिए अरिहंत विच इज नथिंग बट जीना, द वन हु हैज विक्ट्री ओवर ऑल द सेंसेस ऑफ बॉडी, द वन हु इज विक्टोरियस. सो अरिहंत जीना जो है वो कॉन्करर है, दैट इज कॉन्करर ओवर ऑल द डिजायर्स, ऑल द पैशन सच एज ईगो, एंगर, ग्रीड एक्सेट्रा. केवलिंस जो कैवल्य ज्ञान या सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं. सिद्धास आर लिबरेटेड सोल्स हु हैव डिस्ट्रॉयड ऑल कर्मास. जैनिज्म में ये बिलीव है कि सोल होता है, आत्मा होती है, सिर्फ लिविंग बीइंग की आत्मा नहीं, नॉन लिविंग बीइंग की भी आत्मा होती है जैनिज्म के अनुसार, और उन सभियों पर कर्म आते जाते हैं. यानी कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरे सोल के साथ अच्छे कर्म अटैच होते हैं, अगर मैं बुरा कर्म करता हूँ तो मेरे सोल के साथ बुरे कर्म अटैच होते हैं. So one who has liberated his souls from all the karmas. अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना है या आपको enlightenment प्राप्त करनी है, आपको सारे कर्म हटाने पड़ेंगे. Finally, so those are siddhas. Gandharas, they are primarily disciples of तीर्थंकारास. ठीक है, जो तीर्थंकार्स के नीचे हैं. और लास्ट में सल्लेखना मीन्स पेनेंस के साथ, स्टारवेशन के साथ, पर्टिकुलरली आप वॉलेंट्री अपनी लाइफ एंड कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट यू कॉल एज सल्लेखना. वन स्मॉल थिंग फॉर यू, नेम वन मौर्यन रूलर हु अटेंड सल्लेखना विथ a Jain monk. So please tell me the name of the Jain monk and as well as tell me the name of the Mauryan king who did that, right? Okay. Lastly के कुछ और टर्म्स हैं जो हम क्विकली डिस्कस करेंगे. अय्यवलो या अय्यवोले also you say. Now what is this? This is nothing but an early medieval group of merchants. Merchant गिल्ड्स हुआ करते थे अर्ली मेडिवल इंडिया में, और पर्टिकुलरली इस अर्ली मेडिवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन से डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूँ? मैं पर्टिकुलरली चोला डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ. सो चोलास टाइम पीरियड पे मर्चेंट गिल्ड्स नगरम में सारी गतिविधियों को देखते थे. नगरम विच इज नथिंग बट वन ऑफ स्टेइंग प्लेसेस ऑफ मर्चेंट्स. सो उर होते थे, सभा होती थी, और नगरम होते थे. उर उन लोगों की विलेज कम्युनिटीज जो नॉर्मल लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है. सभा विच वॉज द विलेज कम्युनिटीज ऑफ ब्राह्मण्स, एंड नगरम्स वर पर्टिकुलरली विलेज कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स. इनमें से जो नगरम में विलेज कम्युनिटीज होती थी उसमें से विलेज मर्चेंट गिल्ड्स हुआ करते थे जो सारा काम करते थे. एडमिनिस्ट्रेशन का हो या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो या रजिस्ट्रेशन का काम हो, पर्टिकुलरली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यही गिल्ड्स चलाते थे इन देयर एरियाज. So Ayyavole or Ayyavol were the name of the merchant guilds. There was also one other merchant guild which was asked in exam. So there was something called as Manigram. Manigram के बारे में पूछा गया था in UPSC. Again, I think it was around 2013-14 paper prelims which was asked, और मेंस में मेरे ख्याल से 2018-19 दोनों बार मर्चेंट गिल्ड्स के ऊपर पूछा गया है. सो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. मनीग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. सो
दैट इज वाई अय्यवोले बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आश्रमास बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि देखिए ह्यूमन लाइफ स्टेज के या ह्यूमन लाइफ साइकिल के 4 भाग किए गए थे, पर्टिकुलरली इन द लेटर वैदिक पीरियड। सो ये लेटर वैदिक पीरियड में फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, जिसमें ब्रह्मचार्य विच वॉज द स्टूडेंटहुड, गृहस्थ आश्रम जिसमें आप डोमेस्टिक लाइफ रखते हैं, वानप्रस्थ आश्रम विच इज़ व्हेन यू गिव अवे योर डोमेस्टिसिटी एंड यू प्रिपेयर फॉर ऑस्टेरिटी। जब आप ऑस्टेयर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ आप एक रेजिलियंस और रिनाउंसिंग लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड फाइनली द संन्यास आश्रम। सो ये 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम्स थे, उसी से रिलेटेड ये वर्ड है आश्रम, विच इज एक्चुअली वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अष्टकुला अधिकरणा, नाउ दिस वर्ड एक्चुअली रेफर्स टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कि भैया एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है अष्टकुला अधिकारणा, या कभी कभार अधिकारिणी भी आप कह सकते हैं इसको, या वर्ड आपको देखने को मिलेगा। बट अष्टकुल ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन से एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली ये सबसे पहले आपको मिलता है दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, जो आप यहां पर देख रहे हैं, और ये ब्रह्मगुप्ता का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो एक गुप्ता रूलर हुआ करते थे। सो ब्रह्मगुप्त गुप्ता रूलर के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में अष्टकुला अधिकारणा के बारे में बताया गया है, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, और उसमें 8 मेंबर्स हैं, और ये सारी लोकल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, विच इज एक्चुअली हेडेड बाय अ पर्सन नोन एज महारथा। और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज महातरा। मराठी में, इन मराठी देर इज अ वर्ड कॉल्ड महतारा. Mahataras are nothing but elders or maybe your granddad, you know. So वहीं से ये वर्ड जो विलेज हेड का वर्ड है, वहीं से ये भी वर्ड आ रहा है. अगेन गुप्ता रूलर्स यूज्ड टू रूल अ लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन ऑल्सो थ्रू वकाटक्स. सो टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को पकड़ने का यही तरीका है, आप ऐसे ही इसको पकड़ सकते हैं. जस्ट डोंट रिमेंबर कि ठीक है ये वर्ड यहाँ पर मेंशन है, बट ऑल्सो रिमेंबर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग एंड वेयर दे आर यूज्ड. ठीक है, और उसी से कड़ी पकड़िए और आगे की भी स्टोरी थोड़ी क्लियर करिए और आगे बढ़ते रहिए. फाइनली यू हैव अनुलोम. ना अनुलोम मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग तौर पर रोमिला थापर बताती हैं, एंड एक्चुअली शी टेक्स दिस टर्म फ्रॉम एल भाषम. सो एल भाषम में भी ये टर्म लिखा हुआ है, रोमिला थापर में भी ये टर्म लिखा हुआ है, उपेंद्र सिंह में ये टर्म नहीं लिखा हुआ है, हालांकि दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो एक्चुअली 2 टाइप ऑफ मैरिजेस, एक्चुअली बहुत से टाइप्स ऑफ मैरिजेस है, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो लेटर वैदिक टाइम पे आप देखेंगे और महाजनपद पीरियड टाइम पीरियड पे आप देखेंगे. लेकिन उनमें से 2 टर्म्स ऑफ मैरिजेस आपको ये बताए जा रहे थे कि 2 वर्णों के बीच में मैरिज हो रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे. पर्टिकुलरली अनुलोम का मतलब होता है लिटरली द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर. सो बॉडी हेयर जो है डायरेक्शन, अगर ये बॉडी हेयर है तो डायरेक्शन क्या है, ऊपर से लेके नीचे, राइट, ऐसे बॉडी हेयर चलता है. सो दिस इज कॉल्ड, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड अनुलोम. तो ऐसे आप अगर जाएंगे, सो दैट इज माई अनुलोम, आई एम फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ माई बॉडी हेयर. लेकिन जब मैरिज हो रहा था पर्टिकुलरली सोसाइटी में, मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, शादी ब्राह्मण और ब्राह्मणों में ही हो रही थी, क्षत्रिय और क्षत्रियों में ही हो रही थी, वैश्य हैं तो वैश्यों से ही हो रही थी. लेकिन फर्ज करिए कि एक क्षत्रिय की शादी वैश्य से हो, तो ऊपर वाले की शादी नीचे से हो रही है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अनुलोम. सो इफ यू आर अ मेल पर्सन हु इज मैरिंग अ फीमेल फ्रॉम द लोअर वर्ण, तो आप अनुलोम मैरिज कर रहे हैं, विच वॉज स्टिल अलाउड, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड गुड बट स्टिल अलाउड. नाउ ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. आज के कास्ट और कास्टिज्म में हम नहीं बिलीव करते हैं कि कोई जाति ऊपर है कोई जाति नीचे है. वी टॉक अबाउट अ कास्टलेस सोसाइटी. लेकिन हिस्ट्री जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहां पर क्या चीज चल रही थी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो ये जो वर्ण प्रथा थी, इसमें जब वर्ण समकर मैरिजेस के बारे में बात होती थी, यानी कि 2 वर्ण के बीच की जो मैरिज की बात होती थी, तो उसमें अनुलोम और प्रतिलोम का जिक्र आता है. सो दिस अनुलोम वाज स्टिल अलाउड, जिसमें अगर आप एक अपर कास्ट मेल हैं या अपर वर्ण मेल हैं
और लोअर वर्ण के फीमेल से शादी कर रहे हैं, सो दैट वाज अलाउड। बट अगर आप एक लोअर कास्ट या एक लोअर वर्ण मेल हैं और अपर वर्ण फीमेल से शादी कर रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड एज प्रतिलोम। सो उसमें क्या है, डायरेक्शन उल्टा है। सो द वैदिक टेक्स्ट से कि अगर हम उल्टे डायरेक्शन में आपकी बॉडी पे चलेंगे, सो योर हेयर्स विल प्लक आउट, राइट? सो दिस इज नॉट अलाउड। सो आप समझ सकते हैं कि कास्ट रिजिडिटी लेटर वैदिक पीरियड में आती है, अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड में आपका वर्ण आपके बर्थ से डिसाइडेड नहीं होता था। पर्टिकुलरली फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1500 टू 1000 बीसी भारत में ये देखा जाता था कि ऑक्यूपेशन, यानी कि आप जो ऑक्यूपेशन करते थे उसके हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता था और आपके लाइफ टाइम में आप अपना वर्ण चेंज भी कर सकते थे। सो मान लीजिए आज मैं किसी के घर में जाके काम कर रहा हूँ, तो शायद मैं शूद्र का काम कर रहा हूँ, मैं उनके कपड़े धो रहा हूँ, या मैं खाना बना रहा हूँ, या मैं खेती बाड़ी देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं हो सकता है पढ़ लिख कर गुरुकुल में चला जाऊँ, सो इन द सेम फैमिली एक ब्राह्मण भी होता था, एक शूद्र भी होते थे, एक वैश्य भी होते थे, राइट? एक क्षत्रिय भी हो सकते थे। यानी कि आप जैसा काम करते थे, आपके काम के हिसाब से आपके वर्ण डिसाइड होते थे। नाउ दैट वाज अ पार्ट ऑफ अर्ली वैदिक इंडिया। लेटर वैदिक इंडिया में ऐसा नहीं होता था। अनुलोम एंड प्रतिलोम मैरिजेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो अनुलोम was still allowed, pratilom was not allowed. Anulom means when you are a higher male varna and you are marrying a lower female varna person, so that was allowed. लेकिन इसका ही वाइस वर्सा, इसका ही उल्टा कर दें, so that was not allowed. Finally, अध्यक्षास। अब अध्यक्षास अगेन आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, और सबसे पहले ये टर्म यूज होता है एज सुपरिटेंडेंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, और सबसे पहले ये टर्म होता है यूज इन मौर्यन डायनेस्टीज। सो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि एक्चुअली देयर वर 34 डिपार्टमेंट्स जिसमें अध्यक्षास काम करते थे, जो सुपरिटेंडेंट या एक डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करते थे। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड देम। फॉर एग्जांपल पट्टनाध्यक्षास। सो पट्टना और अध्यक्ष फिर बाद में इसमें जुड़ जाता है। सो पट्टनाध्यक्षास हु इज हेड ऑफ पोर्ट सिटीज, या सीता अध्यक्षास। नाउ सीता का मीन्स, सीता का मतलब होता है लैंड। सो लैंड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दैट इज व्हाई सीता माता का नाम सीता है, बिकॉज शी हैज कम फ्रॉम अर्थ। सो जो अर्थ को राजा जनक जब अर्थ हल चला रहे हैं, वहाँ से उनकी उत्पत्ति हो रही है, वहाँ पे वो सीता को देख रहे हैं, एंड ही इज फाउंडिंग, सो दैट इज वाई द नेम सीता। सो यहाँ पे ये टर्म वापस आपको देखने को मिलेगा इन अर्थशास्त्र, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। या लवणाध्यक्ष मीन्स सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, या गणिकाध्यक्ष मीन्स हु इज द हेड ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बट गणिकाध्यक्ष सिर्फ गणिकास को मत मानिए, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को मत मानिए। इवन राजाओं के जो एक्सटेंडेड हरेम होता था या एक्सटेंडेड क्वींस होते थे, वो भी गणिकाध्यक्ष, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यास। या भंडगाराध्यक्ष विच वॉज द हेड ऑफ जेल्स। अकारा अध्यक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, विच वॉज हेड ऑफ अकाराज मीन्स माइंस। या लोहाध्यक्ष, लोहाज मीन्स आयरन माइंस। इससे आपको क्या पता चलता है? एक सिंपल चीज, दैट देयर वाज लार्ज स्केल मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन पीरियड। देयर वाज लार्ज स्केल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ पौतवाध्यक्षास हेड ऑफ मेट्रोलॉजी, या शुल्काध्यक्षास हेड ऑफ कस्टम्स, सो कस्टम्स भी होते थे। या सूराध्यक्षास एक्साइज, अकारा मैंने आपको बताया ही है। या सूना अध्यक्षास, इवन देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज सूना, सूना मतलब बुचरीज, राइट, पोल्ट्रीज। सो हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। यानी कि स्टेट कॉम्प्लेक्स था, स्टेट बहुत बड़ा एम्पायर था, और उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ जॉब्स थे, एंड दैट इज व्हाट द टर्म अध्यक्षास या अध्यक्षास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मौर्यन डायनेस्टी में देखने को मिलेंगी। सो दिस वाज ऑल द टर्म्स विच वाज रिलेटेड टू कैपिटल लेटर ए। आई हैव यूज्ड दिस टर्म्स फ्रॉम 2 बुक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, that is Romila Thapar and Upinder Singh. You are free to ask me more if you think मैंने कुछ lose out कर दिया है, so please ask me in comment, I will also reply, okay? Especially for students, now this is the time of Holi, let the colors rain, and that is why हम जानते हैं कि आप prepare कर रहे हैं
और प्रिपरेशन में आपको और सहूलियत हो, आपकी जीवन में और रंग भरे। दैट इज़ वाई वी नो, मैंने आपको बताया था दैट 2024 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यू कैन यूज़ द कोड ASH LIVE। यू कैन डेफिनेटली यूज़ द एडेड ऑन डिस्काउंट्स दैट वी गिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग APFO की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की अभी नोटिफिकेशन आई है। देखिए, इसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, और डिस्काउंट पे ही फोकस ही नहीं है, लेकिन क्वालिटी पे भी फोकस होना चाहिए। सो क्वालिटी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली जो UPSC की तैयारी करते हैं, हम समझते हैं। सो दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर आपकी तैयारी आपसे ना छूटे, राइट। अभी तो मैं सिर्फ टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही विस्तृत क्लास, जो बड़े क्लास होंगे, जो डिटेल्ड क्लास होंगे, वो आपको पूर्ण तैयारी की तरफ ले जाएंगे और अच्छे से, पूर्णता से, पूरे कंसोलिडेटेड तरीके से आपको तैयारी करनी है। सो आइदर यू शुड टेक पार्ट इन आवर फाउंडेशनल कोर्सेज। यहाँ पर भी हैवी डिस्काउंट्स हम आपको दे रहे हैं 2024 बैचेस के लिए, फाउंडेशनल बैचेस के लिए। और अभी अगर EPFO की जो तैयारी शुरू हो चुकी है, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, अगर उसमें आपको तैयारी करना है, सो डेफिनेटली टेक द डिस्काउंट, यूज़ द कोड ASH LIVE। इफ़ यू डोंट यूज़ द कोड तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे द फुल प्राइस। वो भूल मत करिएगा, कोड यूज़ करिएगा, टेक द कोड, टेक एडमिशन्स, और उसके बाद मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। कमर बांध कर हम खड़े हैं आपके साथ। वाई आर यू वेटिंग फॉर? अप्लाई द कोड, enjoy the festival, but be determined for your goals. This is what I want from you. So keep waiting for the series. हम next series लाएंगे with capital letters B, C, D, F, so and so forth. Thank you for watching. My name is Ashish. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।